नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोर्ट दिस वीक में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड के साथ गैर लिंकिंग के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने और इससे होने वाली भुखमरी से मौतें होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजेआई बोबड़े की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी को भोजन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के क्रियान्वयन के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। इस याचिका में कहा गया है कि भुखमरी से हुई मौतों के लिए जन वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाला राशन देने से इनकार करना है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके चलते आदिवासियों को राशन कार्ड नहीं अलॉट हो रहे हैं और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीआईएल को देश भर में भुखमरी से मौत के मामलों को उजागर करने के लिए दायर किया गया है और याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड की अनुपस्थिति के कारण सरकारी सामाजिक कल्याण योजना के तहत राशन से वंचित होने के बाद लोगों की भुखमरी से मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई पर रोक लगाई है। सीजेआई ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि कानून के पेशेवरों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हम विचार कर रहे हैं। देश की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कोरोना वैक्सीन संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी। साथ ही वकीलों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून के पेशेवरों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हम विचार कर रहे हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि जैसा मामला सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने है वैसा ही दिल्ली हाई कोर्ट में है। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए, इसीलिए ये नोटिस जारी किया जा रहा है और हाई कोर्ट में लंबित इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुंबई, दिल्ली समेत कई जगह मामले हैं, इसलिए सभी को एक जगह स्थानांतरित किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी रोहतगी का समर्थन किया। इसके अलावा कोर्ट में जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जजों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया था। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया है कि एक वर्ग को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। हाई कोर्ट ने एक आदेश सरकार को और दूसरा वैक्सीन निर्माताओं को दिया था। सरकार ने पिछले साल अगस्त में विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया था कि किसे पहले वैक्सीन लगाई जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये पूरे देश से जुड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करे और इसका निपटारा करे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौत ज्यादा हो रही है, इसीलिए दूसरे चरण में ऐसे लोगों और जिन्हें कोई बीमारी है उनको वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। अभी जो याचिकाएं दायर हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैक्सीन का व्यवसाय हो रहा है, जबकि सरकार अभी इंतजाम कर रही है। सीजेआई ने कहा कि सरकार के लोगों से पत्रकार मिलते रहते हैं, लेकिन वकीलों के लिए ये परेशानी है। वैक्सीन नहीं लगने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट जम्मू में गिरफ्तार रोहिंग्या शरणार्थियों की तुरंत रिहाई वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यार्पित करने वाले किसी भी केंद्र के आदेश पर भी रोक लगा देगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी और सुनवाई कर रही बेंच में एएस बोपन्ना और वी रमा सुब्रमण्यम भी हैं। रोहिंग्या से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस याचिका में जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को तत्काल रूप से रिहा करने और म्यांमार भेजने से रोकने के आदेश की मांग की गई है। अदालत इस याचिका पर आगामी 25 मार्च को सुनवाई करेगा। ये याचिका शरणार्थियों की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह की तरफ से दाखिल हुई याचिका में कहा है कि इन शरणार्थियों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया और होल्डिंग सेंटर में तब्दील होने वाली जम्मू उप जेल में बंद कर दिया गया। याचिका में जम्मू आईजीपी मुकेश सिंह का जिक्र किया गया है। याचिका में लिखा गया है कि सिंह ने कहा है कि उनके दूतावास में सत्यापन के बाद इन्हें म्यांमार वापस भेज दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया। हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यर्पित किया जा सकता है, जहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और हिंसा हो रही है। इस पर कोर्ट में याचिका में कहा गया कि ऐसा करना भारत की शरणार्थियों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता के खिलाफ जाएगा और शरणार्थियों को वापस उस जगह पर भेजना जहां वो उत्पीड़न का सामना करते हैं, ये दायित्वों के खिलाफ होगा। याचिका के अनुसार ये भारत में रह रहे सभी रोहिंग्या लोगों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का हनन है। खास बात यह है कि पहले इस महीने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत कठुआ के हीरानगर उपजेल में होल्डिंग सेंटर स्थापित किए थे। साथ ही इसमें जम्मू से लाकर यहां महिलाओं और बच्चों समेत 168 रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा गया था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये अप्रवासी पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 की शर्तों के मुताबिक वैध पासपोर्ट नहीं रखे हुए थे। 2 दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू आकर बस गए थे। हालांकि म्यांमार से रोहिंग्याओं का बड़े पैमाने पर पलायन 2015 में शुरू हुआ था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की ओर से एक याचिका दायर की गई। इसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्हें प्रत्यर्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र को रोकने को कहा गया है। रोहिंग्या को लाकर बसाने में लगे जम्मू कश्मीर के एक एनजीओ को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से फंड मिलने के संकेत मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड का मसला एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई करने पर हामी दे दी है। याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने दाखिल की थी और याचिका में सियासी दलों को मिल रहे दान के बारे में जानकारी मांगने का प्रावधान की मांग है। सुनवाई 24 मार्च को है और नए बॉन्ड 1 अप्रैल को जारी किए जाने हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के नए सेट को जारी करने पर रोक की मांग के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया है। सीजेआई ने पूछा कि क्या रोक की याचिका पर पहले इनकार कर दिया गया था। भूषण ने बताया कि अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से एक कवर में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान के बारे में जानकारी मांगी थी। सीजेआई ने तब कहा कि इस मामले को अगले शुक्रवार 26 मार्च को सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि भूषण ने ये कहते हुए पहले तारीख मांगी कि केंद्र जवाब देने के लिए समय मांगकर मामले में देरी करेगा। उन्होंने कहा कि नए बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किए जाने हैं। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड का रास्ता खोला गया था। हाल की मीडिया रिपोर्ट के प्रकाश में कि केंद्र सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों की अनदेखी करते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को आगे बढ़ाया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस विवादास्पद योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। रोक लगाने के आवेदन में एडीआर ने कहा कि इन रिपोर्टों से पता चला है कि आरबीआई ने सरकार को चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है कि ये काले धन को बढ़ाने, धन शोधन,
सीमा पार से जाली नोट और जालसाजी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। दरअसल 12 अप्रैल 2019 को राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना में दखल न देने के केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि वे 15 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दे। हालांकि पीठ ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और उनकी पारदर्शिता की कमी एक वजनदार मुद्दा है और इसके लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। अब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि व्हाट्सएप को अपनी सेवा शर्तों से जुड़ी नई पॉलिसी लागू करने से रोका जाएगा। और इसके अलावा आईटी एंड कम्युनिकेशन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में जानकारी दी है कि व्हाट्सएप से नए प्रस्तावित पॉलिसी बदलावों का रिव्यू करने के लिए कहा गया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और नई पॉलिसी में व्हाट्सएप यूजर्स का डाटा पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है और ये पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दायर याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस केस में डिजिटल क्षेत्र में समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री के नियमन पर नए सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और साथ ही न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया कि वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने किसी भी आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा के लिए एक दिशा मांगे। न्यायालय ने हालांकि इस स्तर पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। वादी ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 जहां तक वे समाचारों के प्रकाशकों को प्रभाषित करते हैं, लागू करते हैं, तो उसमें वर्तमान मामलों की जो सामग्री है वो शून्य और निष्क्रिय है। याचिका में यह भी कहा गया है, इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वे केवल डिजिटल न्यूज पोर्टल्स की सामग्री को दर्ज करने और सीधे नियंत्रित करने के लिए राज्य के लिए एक तर्क है। ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स का प्रिंट अखबारों के बराबर माना जाना चाहिए क्योंकि वे दोनों वर्तमान मामलों पर लिखित सामग्री रखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जारी प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के सामनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और साथ ही न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने ईडी को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ईडी नोटिस के खिलाफ राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हम ईडी के समन पर रोक नहीं लगा रहे हैं और न ही याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई राहत दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को 22 मार्च को ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिए। ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। मुफ्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत से ईडी को ये निर्देश देने का आग्रह किया कि वो पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का जोर न डालें। इस पर अदालत ने कहा कि हम समन पर रोक नहीं लगा रहे हैं, कोई राहत नहीं दी जा रही है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। सुनवाई के दौरान महबूबा मुफ्ती की वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी। महबूबा मुफ्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा जारी समन को जांच एजेंसी के दुरुपयोग करने और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए समन को रद्द करने या रोक लगाने की मांग की थी। ईडी ने महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पक्ष रखते हुए अमित महाजन ने कोर्ट को बताया था कि 15 मार्च के लिए जारी समन पर मुफ्ती को पेशी के लिए नहीं बुलाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मार्च के लिए टाल दी थी। 12 मार्च को ईडी ने फ्रेश समन जारी कर महबूबा मुफ्ती को 22 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। महबूबा मुफ्ती के समन से पहले
ईडी ने पिछले साल दिसंबर में उनकी करीबी अंजुम फजीली के परिसरों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर बैंक में फर्जीवाड़े से संबंधित थी। केंद्रीय एजेंसी ने इस दौरान फजीली के परिसरों से 28 लाख रुपए जब्त किए थे। पूर्व पीडीपी के विधायक के श्रीनगर और दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ की थी और करीब 12 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त हुई संपत्तियों को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। प्राचा ने अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस के छापे के संबंध में अपने विशेष अधिकार प्राप्त क्लाइंट से संचार या बातचीत की प्रतिरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉक्टर पंकज शर्मा से प्राचा के खिलाफ जारी सर्च वारंट पर स्थगन आदेश खाली करने का आग्रह करते हुए कहा कि एक आरोपी को जांच की शर्तें तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और सुनवाई की आखिरी तारीख पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के निर्देश दिए थे। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी कोई लिखित जवाब दाखिल नहीं करेगी। फिर भी उन्होंने आवेदन पर मौखिक प्रस्तुतियां दी और प्रसाद ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लाइंट के साथ विशेषाधिकार प्राप्त की धारा 126 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 93 के तहत तलाशी अभियान तक नहीं बढ़ाया जा सकता है और धारा 93 के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त का कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके बाद प्रसाद ने कहा कि जांच कानून के अनुसार है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद प्रस्तावित किया था कि तलाशी अभियान चलाने के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि एजेंसी आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन ड्राइव से डेटा लेने के लिए कह रही है ताकि इसकी जांच का दायरा सीमित हो जाए। एक स्थगन के लिए प्राचा के पॉक्सो वकील द्वारा अनुरोध भी प्रसाद द्वारा विरोध किया गया था। अदालत ने सोमवार 22 मार्च को आदेशों के लिए आवेदन सूचीबद्ध किया है जबकि प्राचा को स्पष्टीकरण दाखिल करने की अनुमति दी। एनआईए द्वारा गिरफ्तार एसआई सचिन वाजे ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, लेकिन एनआईए कोर्ट ने वाजे की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाजे एक पुलिस अधिकारी हैं, अपने अधिकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन स्पेशल सेल एनआईए कोर्ट ने गिरफ्तारी में अनियमितता के आधार पर उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अंबानी हाउस विस्फोटक मामले में मुख्य संदिग्ध होने के कारण सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 25 मार्च तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। स्पेशल एनआईए कोर्ट के समक्ष वाजे ने अपने आवेदन में गिरफ्तारी को लेकर 2 चीजों का जिक्र करते हुए एजेंसी पर आरोप लगाया। पहला कि उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही उसे वकील से मिलने की अनुमति दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। दूसरी बात, उन्हें गिरफ्तार करने की मंजूरी राज्य सरकार 1997 की अधिसूचना के सीआरपीसी की धारा 45(1) के तहत नहीं मिली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि वाजे एक पुलिस अधिकारी है जो अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आगे कहा कि वाजे ने काउंसलर एक्सेस के लिए नहीं कहा था। गोंसाल्वेस ने प्रस्तुत किया कि सचिन वाजे जानबूझकर अपना मोबाइल हैंडसेट के बिना पूछताछ के लिए आए थे, इसलिए वे अपने परिवार के सदस्य को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने में असमर्थ थे, लेकिन संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था। न्यायाधीश ने अभियोजक की बात पर सहमति जताई। कोर्ट ने राजकिशोर राय बनाम कमलेश्वर पांडे और अन्य एआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया। जज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41D आंशिक रूप से एक आरोपी को वकील तक पहुंचाने की अनुमति देता है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के अल्टामोट रोड पर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी। कार में 20 जिलेटिन की छड़ें और अंदर एक धमकी भरा लेटर था। मुंबई के क्राइम ब्रांच अधिकारी सचिन वाजे और उनकी टीम द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही थी। हालांकि वाजे के खिलाफ आरोप लगने के बाद एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मांतरण मामले में एक कैथोलिक नन को अग्रिम जमानत दी है और नन पर आरोप है कि उन्होंने एक पूर्व स्टाफ सदस्य का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। मामला मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक आवेदक को 10,000 रुपए के एक निजी बॉन्ड देना होगा और इसके साथ ही पुलिस की जांच के दौरान पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को 7 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसके साथ ही इस मामले में लिखित आपत्तियां दर्ज करने के लिए आपत्तिकर्ता को स्वतंत्रता दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कैथोलिक नन को अग्रिम जमानत दी जो खजुराहो के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, जिस पर एक हिंदू महिला को ईसाई में धर्मांतरण करने के प्रयास का आरोप था। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ सिस्टर भाग्य की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 और धारा 5 के दंडनीय अपराध के तहत दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी। आवेदक जिला छतरपुर के खजुराहो के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्रधानाचार्य है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 और धारा 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने एक पूर्व स्टाफ सदस्य का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो उक्त स्कूल में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करती थी और बाद में खराब प्रदर्शन के कारण शिकायतकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पति एक मानसिक विकार से पीड़ित हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि अगर शिकायतकर्ता और उनका पूरा परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उनके पति को ठीक कर दिया जाएगा। एफआईआर के मुताबिक आवेदक ने ये प्रलोभन दिया था कि ईसाई धर्म के भगवान हिंदू धर्म के भगवान से महान होते हैं। आवेदक के वकील ने कहा कि शिकायत झूठी है और ये शिकायत शिकायतकर्ता की कॉन्वेंट की सेवा समाप्त किए जाने के कारण निराशा की भावना की वजह से दर्ज की गई। आवेदक ने शिकायत में कहा है कि शिकायतकर्ता को उनके खराब प्रदर्शन और दस्तावेजों की कमी के कारण स्कूल की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण, खरीद, धमकी या बल का उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती विवाह या कोई धोखाधड़ी का उपयोग करके किसी भी अन्य व्यक्ति को सीधे या अन्य किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरित करने या उसके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। ये दंडनीय अपराध है। इसके अलावा अगर कोई इस प्रावधान के उल्लंघन में धर्मांतरित करता है तो ऐसे धर्मांतरण को शून्य माना जाएगा। अधिनियम की 5 धारा में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति धारा 3 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो 5 साल तक बढ़ सकती है और इसके साथ ही जुर्माने के रूप में कम से कम 25,000 रुपए भरने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए कोर्ट दिस वीक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।